Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start in intravenous infusion, the loading dose plus intravenous infusion one compartment model. Now the loading dose. The loading dose or DL or initial bolus dose of a drug is used to obtain desired concentration as rapidly as possible. अच्छा, अब इस सेंटेंस पे थोड़ा सा रुक के थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के साथ ये क्यों दिया जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि देखें, हमने ये पढ़ा कि अगर कोई इंट्रावेनस इन्फ्यूजन हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टडी स्टेट अचीव होने में टाइम लग जाता है। उसमें हमने 3 डिफरेंट टाइम्स किए थे, टाइम टू अचीव 99% स्टडी स्टेट, टाइम टू अचीव 95% स्टडी स्टेट एंड टाइम टू अचीव 90% स्टडी स्टेट, और जो डिपेंड करता है उस ड्रग की हाफ लाइफ पे। यानी जितनी ज़्यादा हाफ लाइफ होगी फिर उस ड्रग की जो स्टडी स्टेट है अचीव होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब अगर कोई पेशेंट ऐसा आईसीयू में एडमिट हुआ है जिसको आप ये चाहते हैं कि फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जाए ड्रग का, तो फिर और उस ड्रग की हाफ़ लाइफ प्रोलॉन्ग है और उसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन आपने उस ड्रग का लगा दिया, लेकिन मसला ये है कि उस ड्रग की जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है या डिज़ायर कंसंट्रेशन है जिस पे उस ड्रग का ऑप्टिमम क्लिनिकल रिस्पॉन्स आएगा उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और जब तक तो हो सकता है पेशेंट मर जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें सिचुएशन ऐसी चाहिए कि हम जो डिज़ायर कंसंट्रेशन है यानी स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है उसको हम फ़ौरन के फ़ौरन अचीव कर लें। तो फिर हम ये करेंगे कि हम जो आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट किया है जिस ड्रग का वो तो कर देंगे। अब उसको स्टडी स्टेट अचीव होने में 8 घंटे लगें, 10 घंटे लगें, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगें, जो भी लगे, लेकिन हम साथ में उसको एक लोडिंग डोज या आईवी बोलस डोज भी लगा देंगे उसी ड्रग की, उसकी लोडिंग डोज कैलकुलेट करके, ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी लोडिंग डोज कितनी है। और लोडिंग डोज इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन अचीव हो जाए, ताकि उसका ऑप्टिमम रिस्पांस फ़ौरन के फ़ौरन आना शुरू हो जाए। और वजह क्या है फ़ौरन रिस्पांस लाने की? क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हम स्टडी स्टेट के अचीव होने का वेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोडिंग डोज तो हमने लगा दी, फिर ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होगी और आईवी इन्फ्यूजन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर वो उसकी जगह ले लेगी, जैसा कि हम अगली एक स्लाइड में इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि ये है। ये देखें, ये हमने आईवी बोलस डोज दी यानी लोडिंग डोज दी, जिससे ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन फ़ौरन अचीव हो गई, और ये इन्फ्यूजन भी स्टार्ट कर दिया इसी टाइम पे। तो ये कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो रही है और ये बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन यानी जो इन दोनों की कंसंट्रेशन मिला के है वो यहाँ पर मेंटेन रह रही है, यानी ये जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है मुसलसल बरकरार रह रही है, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग का ऑप्टिमम रिस्पांस फ्रॉम टाइम 0 से अवेलेबल है। और ये टाइम 0 से अवेलेबल इसलिए है क्योंकि स्टडी स्टेट हमने लोडिंग डोज दे के अचीव कर ली थी। तो अब अगर हमें ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमें लोडिंग डोज भी देनी है और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी स्टार्ट कराना है, तो फिजिशियन हमसे ये पूछ रहा है कि लोडिंग डोज आप क्या देंगे, कितनी रिकमेंड करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन या उसकी काइनेटिक्स को अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो उसी डेफिनेशन से कि लोडिंग डोज या इनिशियल बोलस डोज क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू ऑब्टेन ए डिज़ायर कंसंट्रेशन एज रैपिडली एज पॉसिबल, ठीक है, ताकि क्लिनिकल रिस्पांस फ़ौरन आ जाए। हम वेट इसलिए नहीं कर सकते वरना पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो जाएगी अगर उसकी डिज़ायर कंसंट्रेशन अचीव नहीं हुई। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी फॉर वन कंपार्टमेंटल मॉडल आफ्टर IV bolus dose is described by Cp is equal to Cp naught exponent minus Kt। IV1 कंपार्टमेंट में आपने ये इक्वेशन की हुई है कि Cp इज इक्वल टू Cp नॉट एक्सपोनेंट माइनस Kt, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है कि ड्रग IV बोलस दी गई और फिर फर्स्ट ऑर्डर से वो एलिमिनेट होगी। तो वहाँ ये Cp जो है C1 है, यानी ये IV बोलस डोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। C नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी वही स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जो अचीव हो रही है। एक्सपोनेंट माइनस Kt, K जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है और T जो है वो टाइम 0 की कंसंट्रेशन है। तो मतलब ये है कहने का कि इस वक्त जो होगी ये जो कंसंट्रेशन हम अचीव कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन इस वक्त जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश है। अच्छा, क्योंकि Cp नॉट होता है डोज अपॉन Vd के बराबर, और क्योंकि ये हमने लोडिंग डोज दी है तो ये डोज अपॉन Vd DL यानी लोडिंग डोज के तौर पर DL के तौर पर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 6.9। अच्छा, फिर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी हमने स्टार्ट किया है साथ में, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? Cp इज इक्वल टू R अपॉन KVD 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT,
ठीक है, तो उसको हम उसकी Cp को C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ओवरऑल कंसंट्रेशन बॉडी में जो होगी वो इन दोनों का सम होगी, C1 प्लस C2, तो इसलिए हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि IV बोलस डोज और IV इन्फ्यूजन जो है, क्योंकि सेम टाइम पे स्टार्ट किया गया है, सो द टोटल कंसंट्रेशन Cp एट टाइम t आवर, यानी इस टाइम t पे क्या होगी, C1 प्लस C2, यानी ये दोनों की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, जो कि हम अगली स्लाइड में देख सकते हैं। यही किया हमने, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू रखी यहाँ पे, C2 की वैल्यू रखी यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या किया, अगले स्टेप में इस वैल्यू को 1 और एक्सपोनेंट माइनस KT से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया R अपॉन KVD हो गया, और ये हो गया R अपॉन KVD एक्सपोनेंट माइनस KT। उसके बाद हमने क्या किया, जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है उनको ब्रैकेट में अलग कर लिया, और ये इसके साथ एक्सपोनेंट नहीं है तो इसको अलग कर दिया, तो वही किया, ये हो गई मेरे पास Cp इज इक्वल टू R अपॉन KVD DL अपॉन VD एक्सपोनेंट माइनस KT माइनस R अपॉन KVD एक्सपोनेंट माइनस KT। ये इक्वेशन भी हमारे लिए काफ़ी है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट द लोडिंग डोज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी, क्योंकि डोज इज इक्वल टू Cp इज इक्वल टू डोज अपॉन VD होता है, और डोज इज इक्वल टू Cp इंटू VD। अब क्योंकि ये जो डोज दी गई है ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के लिए दी गई है, तो मीन्स कि वो लोडिंग डोज दी गई है, और किस लिए दी गई है, ताकि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया DL और Cp नॉट की जगह लिख दिया CSS, VD जो होगा वो सेम रहेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन प्रीवियस इक्वेशन CPSS किसके बराबर होता है, R अपॉन KVD या R अपॉन VD के, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस CPSS की जगह मैं ये R अपॉन KVD लिख सकता हूँ, यही मैंने किया इस इक्वेशन में, DL लिखा, ये इसकी जगह R अपॉन KVD लिख दी, और ये VD इधर उतार लिए, ये VD और ये VD आपस में कैंसिल हो गए, मेरे पास इक्वेशन में बच गया R अपॉन K, लिहाजा इन बोथ सिचुएशन DL इज इक्वल टू R अपॉन K, हमारे पास यहाँ पर आ गया DL इज इक्वल टू R अपॉन K। नाउ सब्सटीट्यूटिंग DL इज इक्वल टू R अपॉन K, यानी इसमें हर जगह जहाँ पे R अपॉन K है वहाँ पर हमने DL रख लिया, तो यहाँ पे तो वही है, R अपॉन K ऑलरेडी है, इधर हमने क्या किया, R अपॉन K लिखा, RL सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि पता हो कि ये DL वाला है, तो R अपॉन K VD है, ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, इधर भी R अपॉन K तो ऑलरेडी है, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि ये देखें, ये R अपॉन KVD एक्सपोनेंट माइनस KT प्लस का है, और ये R अपॉन KVD एक्सपोनेंट माइनस KT माइनस का है, तो ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। आखिर में मेरे पास क्या बचा, Cp इज इक्वल टू R अपॉन KVD, क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू ख़त्म हो गई, दोनों आपस में कैंसिल हो गए प्लस माइनस की वजह से, तो Cp इज इक्वल टू R अपॉन KVD, और हमें पता है कि ये दरअसल Cp इज इक्वल टू R अपॉन KVD सब हमने किया किसके लिए, स्टेडी स्टेट के लिए, तो दरअसल CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD, जिसको हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि जब ये एक्सपोनेंट की माइनस वैल्यू इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है तो फिर ये जो 1 माइनस एक्सपोनेंट t जो होता है ये 1 के बराबर 0 हो जाता है, तो यानी 1 बच जाता है, तो R अपॉन KVD जो होता है वो मल्टीप्लाई होकर बस यही रह जाता है जो कि CPSS होता है, तो आखिर में हमारे पास दोबारा यही CPSS की इक्वेशन आ गई। Now, therefore, if an infusion, if an IV loading dose of R upon K is given, यानी अगर loading dose हमने कैलकुलेट किया है R upon K से, followed by an IV infusion, एक तो हम loading dose कैलकुलेट कर, यानी दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के लिए, R अपॉन K से इन्फ्यूजन रेट और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से, और दूसरा डिज़ायर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों से आंसर जो होगा वो सेम आएगा। नाउ फॉलोड बाय IV इन्फ्यूजन, स्टेडी स्टेट ब्लड ड्रग कंसंट्रेशन इज इमीडिएटली अचीव एंड देन मेंटेन, यानी ये देख लें कि ये जो डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इससे कंसंट्रेशन मेंटेन है मुसलसल, क्योंकि ये IV बोलस भी दी है और IV इन्फ्यूजन भी दिया है। नाउ इन दिस सिचुएशन स्टेडी स्टेट इज ऑल्सो अचीव इन 1 कंपार्टमेंट मॉडल एंड रेट इन इज इक्वल टू रेट आउट, ठीक है, तो नेट चेंज इज इक्वल टू 0। So the loading dose needed to get immediately steady state drug level can also be found by following approach, तो लिहाजा लोडिंग डोज जो हमने दी है क्यों, टू गेट इमीडिएट स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन, तो डोज के इक्वेशन में C1 इज इक्वल टू CP नॉट एक्सपोनेंट माइनस KT, ये वही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली इक्वेशन, और फिर ये इक्वेशन, जबकि IV इन्फ्यूजन की इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, तो एडिंग अब बोथ ऑफ इक्वेशन, Cp क्या होगी,
ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोबारा यहाँ लिख दी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, यानी डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, डी सी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 माइनस डी एल के अपॉन वी डी एक्सपोनेंट माइनस के टी प्लस आर के अपॉन वी डी के एक्सपोनेंट माइनस के टी, आर और ये डी एल की जगह आर अपॉन के लिखा हमने, ठीक है। तो वो दोबारा वही सिचुएशन आ जाएगी और ये 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी, डी एल के अपॉन वी डी इज इक्वल टू आर अपॉन वी डी, जो कि डी एल या डी एल इज इक्वल टू आर अपॉन के दोबारा यही निकल कर आ जाएगा। यानी इसमें जो, क्योंकि देखिए इसमें वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आखिर में क्या बचा, डी एल इज इक्वल टू आर अपॉन के, दोबारा यहाँ पर यही आ गया। नाउ दिस इज द डायग्राम विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे या क्लिनिकल एग्जाम्पल पे। अच्छा, पहला सवाल है, ए फिजिशियन वांट्स टू एडमिनिस्टर एन एनेस्थेटिक एजेंट एट रेट ऑफ 2 मिलीग्राम पर आवर बाय आईवी इन्फ्यूजन, यानी आर जो है इसमें वो हो गया 2 मिलीग्राम पर आवर। द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज 0.1 पर आवर, यानी के की वैल्यू हो गई 0.1 पर आवर, एंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ड्रग इज 10 लीटर, तो वी डी हो गया 10 लीटर। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच इज द ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट, यानी CPSH या स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या अचीव होगी। दूसरी पॉइंट क्या पूछ रहा है, व्हाट लोडिंग डोज शुड बी रिकमेंडेड टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इमीडिएटली, और अगर हमें लोडिंग डोज देनी है तो वो फिर क्या होगी। तो हमने वही CPSH इज इक्वल टू आर अपॉन के वी डी, आर गिवन है ये रहा 2 मिलीग्राम पर आवर, के गिवन है 0.1, वी डी गिवन है 10 लीटर। इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया मेरे पास, CPSH कितना आया, 2 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ टू अचीव द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मेरे पास DL क्या होनी चाहिए, आर अपॉन के, आर जो है वो 2 मिलीग्राम पर आवर है, के 0.1 है, तो DL इससे कैलकुलेट हो गई 20 मिलीग्राम, यानी 20 मिलीग्राम लोडिंग डोज देंगे तो फ़ौरन के फ़ौरन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन यानी 2 मिलीग्राम पर लीटर अचीव हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग एट 6 आवर आफ्टर इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 मिलीग्राम पर आवर विद एन इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ 10 मिलीग्राम। यानी अगर हमने ये किया कि इन्फ्यूजन रेट आर जो है 2 मिलीग्राम पर आवर से स्टार्ट किया और एक लोडिंग डोज भी दे दी 10 मिलीग्राम पेशेंट को, ठीक है। तो और ड्रग की हाफ लाइफ 3 आवर है और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि छठे घंटे पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वो वाली इक्वेशन लेंगे जो क्योंकि लोडिंग डोज भी दी है और आईवी इन्फ्यूजन भी स्टार्ट कराया है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो C1 प्लस C2 वाली इक्वेशन थी, यानी ये वाली, इसको यहाँ पर हम ले लेंगे और वही किया है हमने कि ये इक्वेशन ली दोनों, ठीक है। इसमें DL हमने कितनी दी थी, ये 10, VD कितना है 10 लीटर, वो लिख दिया, एक्सपोनेंट माइनस के कैसे निकाल लिया, क्योंकि हाफ लाइफ दी है 0.693 बाय हाफ टी हाफ, इससे निकाल लिया, मल्टीप्लाई टी क्या है 6 आवर, वो ये पूछ रहा है ये कंसंट्रेशन एट 6 आवर क्या है, तो वो टी की जगह 6 आवर रखा, प्लस आर कितना है 2 मिलीग्राम पर आवर, ये हो गया 2, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू 0.693 बाई 3, मल्टीप्लाई बाय VD विच हो गया 10 है, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के 0.693 बाई टी हाफ इंटू 6, यानी ये टी जो है 6 आवर है, ये इसको कैलकुलेट किया तो CP मेरे पास आ गई 0.9 मिलीग्राम पर लीटर, यानी इसका मतलब है 6 घंटे के बाद टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी 0.9 मिलीग्राम पर लीटर या 0.9 माइक्रोग्राम पर ml। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड आफ्टर इन्फ्यूजन हैज़ बीन स्टॉप्ड, यानी 6 घंटे, सपोज दैट जो भी टाइम था 6 घंटे था या 8 घंटे था, उसके बाद जो है ये इन्फ्यूजन स्टॉप कर दिया गया। तो स्टॉप करने के सपोज मैं पूछता हूँ कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगी, क्योंकि देखें अगर मैं इस ग्राफ पे आऊँ, सपोज मैंने यहाँ पे ये स्टॉप कर दिया, इसके बाद ये कंसंट्रेशन नीचे आएगी ना, सपोज दैट ये नीचे आते आते यहाँ पे पहुँच जाती है 2 घंटे पे, तो लेकिन ये है कितनी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है कितनी है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, तो ये मुझे मालूम करना है। तो यही सवाल जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी CP इज इक्वल टू आर अपॉन के वी डी, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के बी एक्सपोनेंट माइनस के टी माइनस बी, वेयर बी इज द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ इन्फ्यूजन पीरियड, यानी इन्फ्यूजन कितनी देर चला, 2 घंटे चला, 4 घंटे चला, 6 घंटे चला, 8 घंटे चला, 10 घंटे चला, तो वो क्या है बी है।
टी क्या है? टोटल टाइम, जिसमें इन्फ्यूजन पीरियड और पोस्ट इन्फ्यूजन पीरियड दोनों शामिल है। यानी जैसे जब मैंने कहा ना कि इन्फ्यूजन जैसे सपोज दैट 6 घंटे चला, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस 6 घंटे के बाद फिर मज़ीद 2 घंटे वेट किया, यानी 6 घंटे के बाद जो है वो इन्फ्यूजन बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, फिर उसके 2 घंटे के बाद जो है स्टॉप करने के प्लाज्मा कंसनट्रेशन क्या होगी? तो इसमें वो टाइम भी ऐड हो गया टी में, इन्फ्यूजन टाइम भी और वो पोस्ट इन्फ्यूजन टाइम भी। और टी माइनस बी क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कि यानी इन्फ्यूजन टाइम और पोस्ट इन्फ्यूजन टाइम का डिफरेंस, ताकि मुझे वो टाइम पता चल जाए जिस टाइम पर मैंने जो है वो ड्रग जो थी वो स्टॉप की थी, यानी इन्फ्यूजन टाइम क्या था। हेयर वी अज्यूम नो बोलस डोज वॉज गिवन। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल है। ए पेशेंट वॉज इन्फ्यूज फॉर 6 आवर विद ए ड्रग, 6 घंटे तक उसको इन्फ्यूजन दिया गया। ये तो हमारे पास आ गया बी, ठीक है ना, कि कितनी देर दिया गया? लेंथ ऑफ टाइम ऑफ इन्फ्यूजन पीरियड 6 आवर विद ए के वैल्यू, यानी उसकी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट 0.01, ठीक है, के की वैल्यू भी आ गई। वीडी यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो भी आ गया 10 लीटर एट ए रेट ऑफ 2 मिलीग्राम पर आवर, ये आर भी आ गया 2 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। तो मेरे पास आर भी आ गया, के भी है, वीडी भी है, ठीक है ना, बी की वैल्यू भी है, ये 6 आवर, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी 2 आवर आफ्टर सीजेशन ऑफ द इन्फ्यूजन पीरियड? तो टी क्या होगा? 6 + 2 यानी 8, ठीक है। तो 8 - 6 ये 2 आवर आ जाएगा उसके बाद, ठीक है ना, यानी टी माइनस भी है, क्योंकि टी जो है टोटल टाइम है, इन्फ्यूजन पीरियड एंड पोस्ट इन्फ्यूजन पीरियड, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू डाली 2, के की वैल्यू 0.1, वीडी की वैल्यू 10, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू 0.01, बी की वैल्यू 6, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस के 0.01, टी 8 और ये बी 6, इस तरह से वैल्यू पुट की। द आंसर इज 1.14 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से एक और ऑल्टरनेट मेथड भी है कि व्हेन इन्फ्यूजन स्टॉप उस टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या थी? तो सी पी इजिकल टू आर अपॉन के वी डी एक्सपोनेंट माइनस के टी। अच्छा, जब स्टॉप किया था तो उस वक्त टाइम क्या था? 6 घंटे था, तो उस वक्त कंसंट्रेशन क्या थी वो निकाल ली मैंने। आर मौजूद है मेरे पास, के भी मौजूद है, वी डी भी मौजूद है, के भी मौजूद है, और टी जो है वो उस वक्त 6 घंटा है, ठीक है ना, यानी 6ठा घंटा जिस वक्त हमने बंद की थी। तो उस वक्त कंसंट्रेशन आई 1.16 मिलीग्राम पर लीटर। अब लाजिमी बात है कि देखिए इस वक्त स्टॉप किया है 6 घंटे पे, तो इस वक्त कंसंट्रेशन 1.16 है। तो सवाल तो ये था ना कि इस वक्त जब बंद किया था इसके 2 घंटे के बाद क्या होगी? तो मैं इसको इनिशियल कंसंट्रेशन ले लूँगा, क्योंकि इसके बाद डिक्लाइन होगी, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की इक्वेशन ली, सी पी इजिकल टू सी पी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी। सी पी नॉट मैंने ले लिया 1.16 को, यानी इनिशियल को, के की वैल्यू 0.01 है, और क्योंकि ये इसके बंद करने के बाद कितने घंटे के बाद पूछ रहे हैं? 2 घंटे के बाद, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 1.16 एक्सपोनेंट माइनस के टी, तो आंसर इज अगेन सेम 1.14 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से भी, यानी ये 2 मेथड है जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें ऑलरेडी जो है वो ये एडजस्टेड है इस तरीके से, लेकिन इसमें बी और टी को याद रखना पड़ेगा। और ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें पहले हमने जो है वो जिस वक्त इन्फ्यूज़न स्टॉप किया था तो उस वक्त की कंसंट्रेशन मालूम कर ली, फिर उसके बाद क्योंकि डिक्लाइन हुई होगी तो इसको इनिशियल कंसिडर करके फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि इस टाइम से फिर इतने देर के बाद क्या कंसंट्रेशन होगी। तो इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट मेल एस्मेटिक पेशेंट, वेट पेशेंट का क्या है? 78 kg, एज 48 ईयर्स ओल्ड, विद ए हिस्ट्री ऑफ हैवी स्मोकिंग, यानी बहुत स्मोकिंग करता है, वॉज गिवन एन IV इन्फ्यूजन ऑफ अमाइनोफाइलिन, और अमाइनोफाइलिन का उसको इंजेक्शन दिया गया, इन्फ्यूजन दे दिया गया। किस रेट से? आर क्या है? एट ए रेट ऑफ 0.75 मिलीग्राम पर kg पर आवर, ठीक है। तो आर हो गया मेरे पास 0.75 मिलीग्राम पर kg पर आवर। इसके अलावा ए लोडिंग डोज ऑफ 6 मिलीग्राम पर kg वॉज गिवन बाय IV बोलस इंजेक्शन जस्ट प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द इन्फ्यूजन, यानी जब इन्फ्यूजन स्टार्ट किया गया था तकरीबन उसी टाइम पे 6 मिलीग्राम पर kg से एक लोडिंग डोज भी दी गई ताकि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फ़ौरन अचीव हो जाए। फिर क्या किया इन्होंने? लोडिंग डोज भी दे दी, इन्फ्यूजन भी स्टार्ट करा दिया इस रेट से 0.75 मिलीग्राम पर kg पर आवर से। 2 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ IV इन्फ्यूजन, 2 घंटे के बाद, द प्लाज्मा थियोफाइलिन कंसंट्रेशन, यानी इसका जो ब्लड में, क्योंकि अमाइनोफाइलिन थियोफाइलिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक्चुअल ड्रग है जो कि रिस्पॉन्स देती है।
तो उसको जब चेक किया गया, वॉज मेजर्ड एंड फाउंड टू कंटेन 5.8 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ थियोफाइलिन। अब मैं इसको 5.8 माइक्रोग्राम पर ml कहूँ या 5.8 मिलीग्राम पर लीटर कहूँ, बात एक ही है। द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD फॉर थियोफाइलिन इज 0.45 लीटर पर kg, ठीक है। और अमाइनोफाइलिन में, जो कि इथाइलिन डायमीन साल्ट है थियोफाइलिन का, उसमें थियोफाइलिन यानी अमाइनोफाइलिन में थियोफाइलिन कितनी होती है 80%, यानी अगर आप 10 मिलीग्राम अमाइनोफाइलिन लेंगे तो उसमें से 8 मिलीग्राम थियोफाइलिन लेगा, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स देगा। नाउ बिकॉज द पेशेंट वॉज रिस्पॉन्डिंग पुअरली, यानी ये जो आप इन्फ्यूजन रेट दे रहे थे और लोडिंग डोज दे रहे थे, इससे क्या हुआ, पेशेंट को रिस्पॉन्स जो आप चाह रहे थे वो नहीं आया। The physician wanted to increase the plasma theophylline concentration in the patient to 10 मिलीग्राम पर लीटर या 10 माइक्रोग्राम पर ml। अब फिजिशियन ये चाहता है कि ये किया जाए कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, क्योंकि पेशेंट को रिस्पांस नहीं आ रहा। अब वो आपसे फार्मासिस्ट से ये पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि नया डोजिंग रिकमेंडेशन आप क्या देंगे, यानी इन्फ्यूजन रेट, एंड क्या आप वुड यू रिकमेंड अनदर लोडिंग डोज, क्या आप एक और लोडिंग डोज भी रिकमेंड करेंगे, तो ये ज़रा बताइए। सोल्यूशन, इफ़ नो लोडिंग डोज इज़ गिवन, यानी अगर हम लोडिंग डोज नहीं देते एंड आईवी इन्फ्यूजन रेट्स को सिर्फ इंक्रीज़ करते हैं, फिर क्या होगा, द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट प्लाज्मा लेवल, यानी 95% भी अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट लेवल, उसको 4 से 5 हाफ लाइफ में से गुजरना पड़ेगा, यानी उसकी जो होगा वो इतनी हाफ लाइफ तो लगेंगी। और क्या पता ये हाफ लाइफ टाइम इतना ज़्यादा हो कि जितनी देर में हो सकता है पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाए। लिहाजा डिसीजन ये है कि एक और लोडिंग डोज देनी पड़ेगी, यही आगे कहा जा रहा है। देयरफॉर ए सेकेंड लोडिंग डोज शुड बी रिकमेंडेड टू रैपिडली इंक्रीज द प्लाज्मा थियोफाइलिन कंसंट्रेशन टू 10 माइक्रोग्राम पर ml। नाउ द इन्फ्यूजन रेट मस्ट ऑल्सो भी इंक्रीज टू मेंटेन द डिजायर्ड CSS, और इन्फ्यूजन रेट भी बढ़ाना है ताकि ये 10 माइक्रोग्राम पर ml का जो CSS है वो अचीव हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज, यानी अब नई लोडिंग डोज क्या दें, उसके लिए ज़रूरी है कंसिडर द प्रेजेंट प्लाज्मा थियोफाइलिन कंसंट्रेशन। अभी जो कंसंट्रेशन है उसको भी सामने रखें, कहीं ऐसा ना हो हमने सिर्फ 10 के हिसाब से कर ली और पहले ही 5.8 है तो वो पता चला 10 से भी ऊपर चली गई और टॉक्सिसिटी हो गई। तो लिहाजा DL इज इक्वल टू CPSS, और CPSS जो डिज़ायर है वो माइनस CPSS प्रेजेंट डिवाइडेड बाय S इंटू F, यानी सॉल्ट फॉर्म और उसकी जो वो फॉर्म है, क्या नाम है, बायो अवेलेबिलिटी है वो। तो DL इसकी ड्रग की कितनी है, वो गिवन थी 0.45 लीटर पर kg, इसको 78 kg जो उसका वेट था उससे टोटल VD निकाल लिया। CPSS डिज़ायर कितनी है 10, और अभी कितनी है 5.8, तो इनका डिफरेंस निकाल लिया, फिर डिवाइडेड बाय S जो है इसमें सॉल्ट में 0.8 यानी 80% सॉल्ट है ना थियोफाइलिन का, इसलिए अच्छा यहाँ पे डिवाइड की साइन आएगी 0.8, और बायो F ये है बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि इंट्रावेनस दे रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी, तो इसलिए F की वैल्यू 1 आएगी। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास लोडिंग डोज कैलकुलेट होकर आई 184 मिलीग्राम अमाइनोफाइलिन, ठीक है। तो इतनी मुझे जो होगी अब एक लोडिंग डोज अमाइनोफाइलिन की लोडिंग डोज देनी होगी, ताकि फ़ौरन के फ़ौरन ये वाला जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इज़ द इन्फ्यूजन रेट क्या रखें। द मेंटेनेंस IV इन्फ्यूजन रेट में बी कैलकुलेटेड आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ पेशेंट क्लियरेंस के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कैसे, बिकॉज ए लोडिंग डोज एंड IV इन्फ्यूजन ऑफ 0.75 मिलीग्राम पर आवर इक्वेलेंट टू 0.75 इंटू 80%, यानी उसमें थियोफाइलिन कितनी है 0.6 मिलीग्राम थियोफाइलिन पर kg वॉज गिवन टू द पेशेंट, ठीक है ना, यानी वो इसका 80% निकाल लिया। अच्छा, द प्लाज्मा थियोफाइलिन कंसंट्रेशन जो थी वो उस वक्त जब हम ये वाला इन्फ्यूजन रेट रख रहे थे और जब हमने 6 मिलीग्राम पर kg दी थी तो ये आ रहा था, इज़ द स्टेडी स्टेट। तो अब हम क्लियरेंस मालूम करें तो CLT इज इक्वल टू R अपॉन CPSS, जबकि R कितना है 0.6 मिलीग्राम पर आवर पर kg, यानी 80% उसमें थियोफाइलिन, और 78 kg से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय CPSS जो कि उस वक्त 5.8 मिलीग्राम पर लीटर है। तो इसको कैलकुलेट किया तो CLT मेरे पास निकल कर आया 8.07 लीटर पर आवर, जो कि बराबर हुआ, इसको अगर हमने ml में कन्वर्ट किया और आवर को मिनट में कन्वर्ट किया और kg में कन्वर्ट 1.72 ml पर मिनट पर kg। द यूजुअल क्लियरेंस फॉर एडल्ट नॉन स्मोकिंग पेशेंट with uncomplicated asthma is approximately 0.65 ml पर मिनट पर kg, यानी वो ये कह रहे हैं कि आम तौर पे जो स्मोकर नहीं होते
उन पे अगर उनमें जो है थियोफाइलिन की क्लियरेंस कितनी होती है 0.65 ml पर मिनट पर केजी, लेकिन इसमें ज़्यादा है 1.72 ml पर मिनट पर केजी। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये स्मोकर है। स्मोकर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तेज़ होता है, तो उस वजह से ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज हो रही है और जल्दी क्लियर हो रही है, यानी एलिमिनेट हो रही है, तो इस वजह से इसमें क्लियरेंस रेट हाई है। So heavy smoking is known to increase the clearance for theophylline. So the new infusion rate, अब तो new IV infusion rate इसके लिए क्या होगा theophylline के लिए? R is equal to CSS desire into CLT, ठीक है। तो CSS desire क्या है? 10 मिलीग्राम पर लीटर या 10 माइक्रोग्राम पर ml, और CLT कितनी है इस ड्रग की? वो है 8.07 लीटर पर आवर। ये कांस्टेंट रहेगी, चाहे आपका ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन 5.8 हो या 10 हो, इसलिए ये सेम रहेगी। तो नया इन्फ्यूजन रेट मेरे पास निकल कर आया 80.7 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर पर केजी से डिवाइड कर दूँ 78 से, क्योंकि 78 पेशेंट का वेट है, तो वो निकल कर आ रहा है 1.03 मिलीग्राम पर आवर पर केजी ऑफ थियोफाइलिन, विच इज़ इक्वलेंट टू 1.29 मिलीग्राम पर आवर पर केजी ऑफ थियोफाइलिन। तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन मैंने कर ली और न्यू इन्फ्यूजन रेट मालूम कर लिया, जिससे डिज़ायर कंसंट्रेशन यानी 10 मिलीग्राम पर लीटर जो मुझे चाहिए थी वो अचीव हो जाएगी। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।